क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये सब नीट के क्वेश्चन हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब स्टेटमेंट क्या हो रहा है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है ये आपको ढूंढना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, इकोसिस्टम का ये क्वेश्चन है। किसका है? इकोसिस्टम का। ओके, इकोसिस्टम का एक क्वेश्चन है। pyramids of numbers in a grassland ecosystem is upright. Pyramid of biomass in sea is generally inverted. Pyramid of biomass in sea is generally upright. Pyramid of energy is always upright. अब इसमें समझ लीजिए, एक वर्ड यूज हो रहा है इसमें, अपराइट हो रहा है, और एक वर्ड यूज हो रहा है इन्वर्टेड। इन दोनों का मतलब क्या होता है? अपराइट का मतलब ये हुआ ऐसे, ओके, पिरामिड, और इन्वर्टेड का मतलब हुआ ये उल्टा। ठीक है, अब इसमें दो तरह के पिरामिड बात हो रही है, एक नंबर्स की पिरामिड की बात हो रही है और एक बायोमास की हो रही है। तो पहले तो आपको इसमें से ऑप्शन गलत ढूंढना है, मैं तो आपको ये समझा रहा हूं। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है बी और सी दोनों एक ही चीजें को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड और पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं कि इकोसिस्टम में जो पिरामिड्स होते हैं, या तो वो अपराइट होंगे इस तरीके से, या तो फिर इन्वर्टेड होंगे, उल्टे। ठीक है, नंबर्स के हो सकते हैं, मतलब कितने ऑर्गेनिज्म उस लेवल पे हैं, और दूसरा बायोमास, बायोमास मतलब वेट के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर सही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन सही हो नहीं सकती। तो कह रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो सी नंबर वाला है। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अब बायोमास की बात करें तो जो जैसे सी में क्या होता है, सी में होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स आपको पता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इनको कौन खाती है? फिश। ठीक है, अब फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर भले ज्यादा हो, लेकिन फिश का नंबर भले कम हो, लेकिन फिश का बायोमास ज्यादा होता है। ठीक है, तो बायोमास किसका ज्यादा है? फिश का। तो ऊपर वाले लेवल पे फिश है और नीचे है फाइटोप्लैंक्टन, तो बायोमास किसका ज्यादा है? फिश का। तो ऊपर का मास ज्यादा हुआ और नीचे का मास कम हुआ। तो ये क्या पोजीशन आ रही है? ये आ रही इन्वर्टेड पोजीशन। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, सी में तो अपराइट नहीं होगा, वो भी क्या होगा? इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा किस चीज की पिरामिड की बात करें, नंबर की कि बायोमास की। तो मास क्योंकि फिश का ज्यादा है फाइटोप्लैंक्टन से, तो जैसे ही ऊपर हम मूव करेंगे तो मास बढ़ता जाएगा और पिरामिड उल्टा होता चला जाएगा। इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी अपराइट नहीं होता, इन्वर्टेड होता है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस। ठीक है, मोनोइशियस। अब ये मोनोइशियस का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे एबीवीएमयू में या एम्स में, तो आपको इंग्लिश वर्जन भी पता होने चाहिए। तो मोनोइशियस का मतलब ये होता है कि सिंगल बॉडी में, प्लांट की सिंगल बॉडी में ही, ठीक है, मेल और फीमेल, फीमेल और मेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों एक ही बॉडी में हो। तो ऐसे प्लांट्स को हम मोनोइशियस कहते हैं। और अगर अलग अलग जगह होंगे तो उसको डायोशियस कहेंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है साइकस सर्किनालिस, कैरिका पपाया, कैरा, मर्केंटिया, मॉलिमॉर्फा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कारा। सही आंसर क्या है? कारा। ठीक है, ये कारा वो प्लांट है जिसके सिंगल बॉडी में ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ये मोनोइशियस होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक एक चीज कायदे समझाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल पूछ रहा है, ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज। सोरगम प्लांट का नाम है। इससे पूछ रहा है पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है CO2 फिक्सेशन के बाद। ऑप्शन दिए हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड की सक्निक एसिड। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, सोरगम, सोरगम का नाम है यहाँ पे, और मेज। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट प्लांट हम बता रहे हैं। सोरगम और मेज दोनों ही क्या है? C4 प्लांट है, C4 प्लांट है। ठीक है, और ये क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन में, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ CO2 फिक्सेशन में क्या करेंगे? 4 कार्बन का एसिड बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन का एसिड बनाएंगे। वो कौन सा होता है? वो होता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? OAA,
ऑक्सलो एसिटिक एसिड। तो सोरगम और मेज दोनों ही जो है C4 प्लांट है, और C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सलो एसिटिक एसिड OOA होता है, जो कि बनता है मीजोफिल सेल्स में। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, इनकी चांसेस है कि BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन में आए, क्योंकि कई बार जो है ऐसा ही होता है कि जो क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस वैसे ही रिपीट हो जाते हैं BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन में, या उसी के अगल बगल बिल्कुल रहते हैं, इसलिए इन सबको तैयार कीजिए। डाइएडेल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन, क्या कह रहा है, डाइएडेल्फस स्टेमेंस। ठीक है, डाइएडेल्फस स्टेमेंस कैसे होते हैं, जो स्टेमेंस ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप बन गया, एक स्टेमेन इधर ग्रुप बन गया, दूसरा इधर बन गया ग्रुप, तो वो दो तरीके के हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इधर ग्रुप झुंड बन गया, इधर झुंड बन गया, और बीच में जो है नहीं रहा। तो डाइएडेल्फस स्टेमेन किस में पाए जाते हैं, चाइना रोज सिट्रस में, चाइना रोज में, सिट्रस में, कि पी में। ठीक है, तो ऑप्शन सभी कंफ्यूजिंग है, नीट का पेपर है ये, तो इसमें सही आंसर है पी। मटर जो होता है इसमें स्टेमेन्स दो ग्रुप में पाए जाते हैं, दो झुंड में पाए जाते हैं, और इन दो ग्रुप्स को हम कहते हैं डाइएडेल्फस स्टेमेन। तो सही आंसर क्या है इसका, पी में ये चीज होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है DNA स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन है ये। स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड, किसका नाम ले रहा है, इथीडियम ब्रोमाइड का। व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन, जब यूवी रेडिएशन में देखा जाए तो कौन कलर दिखता है। तो क्या कह रहा है कि DNA स्ट्रैंड, DNA के जो स्ट्रैंड हैं, जब जेल पे रखे जाते हैं और उस पर इथीडियम ब्रोमाइड डाला जाता है, और उस पर जब यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डाली जाती है, तो किस कलर के दिखते हैं, ब्राइट ब्लू बैंड्स, येलो बैंड्स, कि ब्राइट ऑरेंज, की डार्क रेड बैंड्स। अब पहले समझिए जेल किसकी बात हो रही है, जब DNA की बात हो रही है तो DNA में कौन सा जेल चलता है, एग्रोज। कौन सा जेल चलता है, एग्रोज। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से DNA होता है। ठीक है, और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, प्रोटीन्स का होता है। तो हम यहाँ DNA की बात करें तो एग्रोज जेल। तो एग्रोज जेल में जब हम DNA को छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं और उसको अलग अलग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हम यूवी इथीडियम ब्रोमाइड इसके ऊपर डाल देते हैं और यूवी रेडिएशन में ऑब्जर्व करते हैं। तो इथीडियम ब्रोमाइड से हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, और जब उस पर यूवी रेडिएशन पड़ते हैं तो पता चल जाएगा DNA कहाँ है, कितना बड़ा है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, क्या कलर दिखता है, ब्राइट ऑरेंज। तो इथीडियम ब्रोमाइड जब DNA पे डाला जाता है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो कलर डेवलप होता है वो होता है ब्राइट ऑरेंज, जब उसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में देखा जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्लांट्स दैट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। अभी कह रहा है ऐसे प्लांट की एबिलिटी, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, कि प्लांट की एबिलिटी जिसमें वो डिफरेंट पाथवेज में जाके डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और किसके इन्फ्लुएंस में, एनवायरमेंट के और फेजेस ऑफ लाइफ में। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो डिफरेंट पाथवे फॉलो करके इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, कि प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो देखिए इस फिनोमिना को कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब आप फिर से समझ लिए प्लास्टिसिटी क्या है। प्लास्टिसिटी एबिलिटी है। एबिलिटी क्या है, जैसे कोई पेड़ है, जैसे कोई पत्ती है, फॉर एग्जाम्पल उसका स्ट्रक्चर यूं है। ठीक है, और ये जो है उसके नेटेड, जब वो छोटा था तब था, लेकिन जब वो पड़ा हुआ पत्ता तो मान लीजिए इस तरीके से हो गया वो पत्ता। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे फेजेस ऑफ लाइफ, फेज बढ़ी तो इसका शेप यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये फेज ऑफ लाइफ का इफेक्ट है। एनवायरमेंट में जैसे कोई पत्ती है और उसका शेप यूं है। ठीक है, और जब वो सॉइल है, सॉइल के नीचे रहे या सॉइल के पास रहे तो उसका शेप मान लीजिए यूं रहता है। तो ये एनवायरमेंट का इफेक्ट है। या वाटर में डिफरेंट टाइप की पत्ती, कलर चेंज हो जाता है। तो अगर एनवायरमेंट या फेजेस ऑफ लाइफ का उस पर क्या कहते हैं, इफेक्ट पड़ता है और वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाए, तो इस एबिलिटी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो हमको यहाँ पे लिस्ट दी हुई है और इस लिस्ट में हमको मैच कराना है कि फर्स्ट पोर्शन में कौन सा पोर्शन सही है। अब हम डायरेक्ट मैचिंग यहाँ पे करेंगे। देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्लांट टिश्यू कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, और टोटिपिटेंसी, पोमैटो, सोमाक्लोन्स, वायरस फ्री प्लांट्स। और इसमें सही मैचिंग क्या है, तो हम आपको डायरेक्ट मैच करके दिखा रहे हैं। देखिए पहला है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो इसकी मैचिंग क्या है, इसमें प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की मैचिंग है पोमैटो। क्या है, पोमैटो। पोमैटो कैसे बनता है, जब दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है, किसका किसका। ठीक है, जैसे हम पोटैटो और टोमैटो,
ठीक है, आलू और क्या कहते हैं, टोमेटो, मतलब टमाटर को जब हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर देंगे तो क्या बनेगा, पोमैटो। तो इसका सही आंसर ये है। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर की बात की गई है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर का सही मैच क्या होगा, प्लांट टिश्यू कल्चर सही मैच है टोटीपोटेंसी। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है, टोटीपोटेंसी में क्या होता है, एबिलिटी होती है पर्टिकुलर सेल की कि वो खुद जनरेट करके डिफरेंशिएट होकर ऑटोनोमसली पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले। मतलब एक छोटी सी सेल है और यही जो है डिफरेंशिएट करते करते कई सेल बनाते बनाते पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। तो एक सेल में एक कैपेसिटी जब रहती है कि वो खुद डिफरेंशिएट करके ऑटो क्या कहते हैं डेवलप करके अपना प्रोसेस और पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेती है, उस पूरे प्रोसेस को जनरेशन को कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंट सेल्स कहलाती हैं इसे। जैसे उसमें एक्सप्लांट से पूरा पूरा कैलस डेवलप करके टोटीपोटेंसी क्रिएट की जाती है। फिर है मेरिस्टेम कल्चर। तो बिल्कुल याद रखिएगा, मेरिस्टेम कल्चर जब भी किया जाता है तो वो वायरस फ्री प्लांट को बनाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, वायरस फ्री प्लांट को क्रिएट करने के लिए हमेशा मेरिस्टेम कल्चर किया जाता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन से सोमा क्लोन्स बनते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन ये पार्ट है टिश्यू कल्चर का, प्रोपगेशन करते हैं। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जिनके आइडेंटिकल मेकअप्स हो। सोमा मतलब सेम होता है, सोमा मान ले क्या होता है, सेम। अब सोमा क्लोन भी लिखा हुआ है तो सोमा क्लोन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे प्लांट जिनके जेनेटिक मेकअप टोटली सेम है, बनेंगे कई लेकिन सबके मेकअप सेम है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मतलब टोमेटो, प्लांट टिश्यू कल्चर से टोटीपोटेंट सेल्स की बात आती है, मेरिस्टेम कल्चर से मतलब वायरस फ्री प्लांट, और माइक्रो प्रोपगेशन से सोमा क्लोन्स आप बना सकते हैं। ये है सही मैचिंग। तो इसको हम मैच करें तो मेरिस्टेम कल्चर आएगा यहाँ वायरस फ्री में और माइक्रो प्रोपगेशन जाएगा सोमा क्लोन्स में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इक्वेशन दी हुई है जीपीपी आर और एनपीपी, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। तो आर क्या होता है पूछा है, इसमें आर क्या होता है। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इकोसिस्टम का है। ठीक है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इकोसिस्टम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और +2 का क्वेश्चन है ये 12th क्लास का। तो जीपीपी माइनस आर एनपीपी, तो क्या होता है, जीपीपी क्या होता है, जीपीपी होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, समझ जाइए। ये होता है जीपीपी। ठीक है, और एनपीपी क्या होता है, एनपीपी होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और जीपीपी माइनस एनपी ये माइनस आर करते हैं इकोसिस्टम में तो क्या होता है, रेस्पिरेशन लॉस। तो इसका सही आंसर है ए, रेस्पिरेशन लॉस। ठीक है, तो जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ये इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, ठीक, इजी क्वेश्चन है, बाय द पेरेंट्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स F1 F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम डायग्राम। तो डायग्राम की बात कर रहा है, ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें आप गैमीट्स भी दिखा सकते हैं और जाइगोट्स भी दिखा सकते हैं, F1 F2 प्लांट भी दिखा सकते हैं। तो क्या डायग्राम है, नेट स्क्वायर है, बुलेट स्क्वायर है, पंच स्क्वायर है, पुनेट स्क्वायर है। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है पुनेट स्क्वायर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पुनेट स्क्वायर क्या होता है, पुनेट स्क्वायर जो ऐसे डायग्राम बनता है ना, ऐसे बनता है स्क्वायर वाला। ठीक है, जिसपे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, गैमीट्स, जैसे मैंने लिखा टी और टी और टी और टी, और उसके बाद कॉम्बिनेशन जब लिखते हैं टी 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 स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी और टी और टी। ठीक है, तो ये आपके जाइगोट्स और गैमीट्स का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस स्क्वायर बॉक्स को हम क्या कहते हैं, इस डायग्राम को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। तो सही आंसर से क्या है, पुनेट स्क्वायर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप बात करिए, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत डिटेल में हम ना जाते हुए बताएंगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू प्रोटीन्स और आरएनए का क्या मूवमेंट होता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में, ये ऑप्शन सही है। अगर पोर नहीं होगा तो न्यूक्लियस से बाहर कैसे निकलेगा साइटोप्लाज्म में, तो पोर के थ्रू ही मूवमेंट हो रहा है प्रोटीन और आरएनए का। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, द पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होता है वो फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन
मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी सही। इसमें देखिए गलत कौन सा है मैं बताना चाह रहा हूँ। गलत ये है मैच्योर सीफ ट्यूब, जो सीफ ट्यूब होता है इसमें कहा है पोजेस एंड कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, तो ये कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस में नहीं होता। जो सीफ ट्यूब होती है उस पर कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस ही तो नहीं होता है, इसीलिए तो वो कंपेनियन सेल्स का यूज करती हैं। ठीक है, तो मैच्योर सीफ ट्यूब जो सेल्स होती हैं, मैच्योर सीफ ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए वो क्या यूज करते हैं, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आंसर पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही वाला इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फिर यहाँ मैचिंग करनी लिस्ट की, तो ऑप्शंस यहाँ दिए रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन रहता है, हम यहाँ डायरेक्ट मैच कराते हैं। ठीक है, समझने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है लेंटिसेल्स, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कॉर्क, और यहाँ पे फेलोजेन, सुबेरियन डिपोजिशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फेलोडर्म। कौन किससे मैच करेगा? सबसे पहले शुरू करते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या करते हैं? लेंटिसेल्स हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। क्यों? लेंटिसेल्स क्या होते हैं? ये क्रैक्स होते हैं जो बार्क में होते हैं, जो आपका स्टेम होता है ना, उसके ऊपर जो बार्क रहता है ना, जो पेड़ों के तनों में जो बार्क रहता है उसमें जो क्रैक्स रहते हैं, इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है प्लांट, इसी थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो लेंटिसेल्स क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, और ये जो क्रैक होते हैं बार्क को, इनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो सही आंसर ये है। फिर देखिए इसमें दिया है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, तो इसका सही आंसर क्या है? सुबेरिन। फिर देखिए लिखा है कॉर्क कैम्बियम, तो कॉर्क कैम्बियम से कई चीजें बनती हैं। क्या क्या बनती हैं? तो कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजेन भी कहते हैं। जेन मतलब जनरेशन, जनरेट हो रहा है। तो कॉर्क कैम्बियम से क्या क्या जनरेट हो रहा है? कॉर्क भी जनरेट होता है, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी जनरेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्क कैम्बियम फेलोजेन होता है, उससे कई चीजें जनरेट होती हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जनरेट, अब यहाँ सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी लिखा हुआ है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं? फेलोडर्म, फेलोडर्म। तो लेंटिसेल्स क्या हो गया मैच किससे किए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। कॉर्क कैम्बियम से कई चीजें बनती हैं, इसको हम फेलोजेन कहते हैं। ठीक है, कॉर्क बनता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम कहते हैं फेलोडर्म। और कॉर्क में खुद क्या होता है? सुबेरिन डिपोजिशन। सही है, क्लियर है? तो कॉर्क में सुबेरिन डिपोजिशन होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहते हैं फेलोडर्म, और दोनों ही ये बनते हैं कॉर्क कैम्बियम से, इसे कहते हैं फेलोजेन। और लेंटिसेल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम। तो ये कह रहा है कि एक समय में सॉइल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट जो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, कि स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं? सही आंसर क्या है इसका? याद कर लीजिए, इसका आंसर है स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, तो एक समय सॉइल में जितनी मात्रा कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम की रहती है सॉइल में, उसको कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। अगर बायोमास की बात की गई होती, किसकी बात की गई थी? बायोमास की, तो होता स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन क्योंकि सॉइल जो नॉन लिविंग है उसकी बात की गई है, तो स्टैंडिंग स्टेट में अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो जितना न्यूट्रिएंट कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट है सॉइल में, उसको कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। याद कर लीजिए इसे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है 13। ओके, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अब क्या कह रहा है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है कहां से? एक प्लांट है जिसमें एंथर है, ठीक है, और उसके से पॉलन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पे, ठीक है, ऑफ अ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन जेनेटिकली brings different types of pollen grains to stigma। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का हो रहा है एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा और डिफरेंट प्लांट। समझ लीजिए, एक प्लांट अलग है, ये दूसरा प्लांट है, तो एक से नॉर्मल प्रोसेस, मतलब एक से एंथर जा रहा है, एक से पॉलन ग्रेन जा रहा है दूसरे के स्टिग्मा पर, और दोनों ही प्लांट अलग अलग है। तो इसको क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं, गिटनोगैमी कहते हैं, कि चेस्मोगैमी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है जीनोगैमी। क्या आंसर है? जीनोगैमी। ठीक है, क्या कहते हैं? जीनोगैमी। अब इसमें समझ लीजिए गिटनोगैमी क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले एक बार बायोलॉजी चैप्टर में। इसको मेरे पुराने चैप्टर्स आप लोग जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर्स। गिटनोगैमी में इस पर डिस्कस कर चुका हूं। देखिए इसका सही आंसर तो जीनोगैमी है। गिटोनोमी क्या होता है कि जब उसी प्लांट के पॉलन जो है एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं सेम प्लांट में, तो उसको गिटनोगैमी कहते हैं, और डिफरेंट प्लांट में जाए तो जीनोगैमी कहते हैं। ठीक है, चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी अलग चीज है।
चेस्मोगेमी क्या है? चेस्मोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर खुले रहते हैं, एक्सपोज रहता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, तो क्रॉस पॉलिनेशन इसमें होता है चेस्मोगेमी में। और क्लिस्टोगेमी में फ्लावर बंद बंद रहते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट, डिफरेंट प्लांट पे मूवमेंट हो रहा है तो जीनोगेमी है, सेम प्लांट पे हो रहा है तो गिटेनोगेमी है। अगर फ्लावर खुले हुए हैं और क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है चेस्मोगेमी है, फ्लावर बंद है सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो क्लिस्टोगेमी है। याद कर लीजिएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मेयोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है ना, ये पता है ना सेंट्रोमियर ये होता है, इसका डिवीजन हो जाता है। किस फेज में होता है? टेलोफेज 2, मेटाफेज 1, एनाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2। सही आंसर इसका है एनाफेज 2। सही आंसर क्या है इसका? एनाफेज 2। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इसकी प्रैक्टिस मैं करा चुका हूं और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये नीट में आया हुआ है आपकी बार 15th। और इसको फिर से पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर। पीसीआर पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इसमें कौन सा स्टेप पहले होता है? तो ये चारों ऑप्शन दिए हैं। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनीलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन होता है। डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है? दो स्ट्रैंड है, इनको अलग कर दिया गया, एक स्ट्रैंड अलग हो गया, एक स्ट्रैंड अलग हो गया, डीनेचुरेशन हो गया। फिर प्राइमर आके अटैच हो गया, इसको कहते हैं एनीलिंग। उसके बाद इसका एक्सटेंशन हो गया तो इसको कहते हैं स्ट्रैंड एक्सटेंड हो गया तो एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? डीनेचुरेशन, फिर क्या हुआ? एनीलिंग, और फिर क्या हुआ? एक्सटेंशन। ये पीसीआर के स्टेप है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। ठीक है, ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। व्हेन जीन टारगेटिंग, तो जीन टारगेटिंग बात हो रहे हैं, फिर ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात आ रही है। इन्वॉल्व जीन एम्पलीफिकेशन, ऐसी जीन टारगेटेड जिसमें जीन एम्पलीफिकेशन हो, एंड इज अटेम्प्टेड इन इंडिविजुअल टिश्यू, किसी इंडिविजुअल टिश्यू में हो जैसे डिजीज को हम ट्रीट कर सकें, तो क्या कहलाएगा? मतलब ऐसी जीन टारगेटिंग जिससे इंडिविजुअल टिश्यू में जीन एम्पलीफिकेशन और उसको ट्रीट कर सकें, उसे क्या कहेंगे? सेफ्टी टेस्टिंग, बायोपायरेसी। ठीक है, जीन थेरेपी की मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? पहले आप समझ लीजिए कि सेफ्टी टेस्टिंग नहीं होगा, बायोपायरेसी भी नहीं होगा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो ही नहीं सकता, तो सही आंसर का जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी क्यों होगा? देखिए जीन की बात हो रही है यहाँ पे, जीन यहाँ पे भी है और जीन टारगेटिंग हो रही है और जीन एम्पलीफिकेशन हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट का मतलब ही थेरेपी होता है, तो मिलता जुलता आंसर इसका ये, तो इसका सही आंसर है जीन थेरेपी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमको बेढंगा दिख रहा होगा लेकिन अब समझ लीजिए, इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए थे। क्रिस्टे दिया हुआ था, थाइलाकॉइड्स दिया हुआ था, सेंट्रोमियर दिया हुआ था और सिस्टर ने दिया हुआ था और मैच कराना था। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट मैच कराता हूँ। क्रिस्टे क्या है? क्रिस्टे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, तो इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गया क्रिस्टे का, ये हो गया क्रिस्टे का। ओके, थाइलाकॉइड्स क्या है? पता है आपको, प्लास्टिड से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स इन द स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या है? क्रोमोसोम्स रिलेटेड है, तो क्या होगा? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम। और सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने क्या होता है? गोल्जाई अपैरेटस में होता है, तो डिस्क शेप अपैरेटस जो होते हैं गोल्जाई अपैरेटस में, वो सिस्टर्ने है। तो क्रिस्टे किस रिलेटेड है? माइटोकॉन्ड्रिया से, थाइलाकॉइड प्लास्टिड से, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम से और सिस्टर्ने गोल्जाई अपैरेटस से। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट कह रहा है इन अ पॉपुलेशन। ऐसा कौन सा फैक्टर इससे फाउंडर इफेक्ट होता है, नई चीज फाउंड होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, म्यूटेशन है? आंसर से क्लियर होना चाहिए। आंसर पहले बता रहा हूं फिर समझाता हूं। आंसर इसका है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से फाउंडर इफेक्ट होता है, नई फाउंडेशन हो सकती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि जैसे सडन फ्लक्चुएशन हो रहा है किसी एलील में, इसको इस तरह समझिए जैसे कि रैबिट है। ठीक है, रैबिट है, अब इसके ब्राउन फर हैं कुछ रैबिट्स के, कुछ के मान लीजिए व्हाइट फर हैं। ठीक है, और जो एलील है मान लीजिए ब्राउन फर वाली, ये डोमिनेंट है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो ब्राउन भी बन सकते हैं, व्हाइट बन सकते हैं। मान लीजिए सब ब्राउन ही बन रहे हैं, व्हाइट वाला बना नहीं, तो व्हाइट वाला क्या हुआ? ये रिड्यूस हो रहा पॉपुलेशन, ये एलिमिनेट हो गया। तो क्या हुआ? बनने दोनों चाहिए थे लेकिन व्हाइट नहीं बना क्योंकि ब्राउन फर डोमिनेंट था और ब्राउन ही फर बनने लगा। तो क्या हुआ? ये एलील जो है इस पर फ्लक्चुएशन हो गया और ये गायब होने लगी और कोई एलील ज्यादा डोमिनेंट होने लगी। तो इस तरीके के इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, मतलब रैंडम फ्लक्चुएशन या चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। रैंडम फ्लक्चुएशन, ठीक है, क्या होता है? रैंडम मतलब अचानक फ्लक्चुएट करे, क्या करे? फ्लक्चुएट करे, क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। तो एलील कोई आ रही है और फिर गायब हो जा रही है। तो अगर रैंडम फ्लक्चुएशन हो या चेंज हो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील में पॉपुलेशन में ओवर टाइम को, उसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट, और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट से
फाउंडर इफेक्ट क्रिएट होता है। ओके, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। समझिए कैसे, इजी क्वेश्चन लेकिन समझ लीजिए। व्हेन द सेंट्रोमियर पता है आपको क्रोमोसोम में होता है, इज सिचुएटेड इन मिडल में हो ऑफ टू इक्वल आर्म्स, तो उसको क्या कहते हैं? उनका कहना है कि जब सेंट्रोमियर बीचों बीच में हो तो उसे क्या कहते हैं? ये बीचों बीच में है, ये भी आर्म बराबर है, ओके, और ये भी आर्म बराबर है एक दूसरे, तो बीचों बीच में इसको क्या कहते हैं? एक्रो, मेटा, टीलो की सब मेट्रा सेंट्रिक। सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है मेटासेंट्रिक। बीचों बीच में होगा तो क्या कहलाएगा? मेटासेंट्रिक। अब कुछ जगह ऐसे ही होता है कि ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आपको लग रहा है कि ये पोर्शन बड़ा है ये छोटा है, तो इस वाले को कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि इतना बड़ा है, ये देखिए, ठीक है, खिसक गया, इधर छोटा सा पोर्शन है, इधर बहुत बड़ा है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्रो, ठीक है। और एक कंडीशन वो होती है जिसमें जो है एकदम एंड पे सेंट्रोमियर है और क्रोमैटिक एकदम नीचे है, तो ऐसो कहते हैं टीलो। टीलो मतलब एंड पे, ओके, टीलो सेंट्रिक, ओके, टीलो सेंट्रिक। तो मतलब ये हो गया मेटासेंट्रिक, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक, ये हो गया एक्रोसेंट्रिक, और एकदम एंड में हो तो क्या कहलाएगा आपका? टीलो। आखिरी में हो तो टीलो सेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गैमे की बात कर रहे हैं, गैमे आर प्रेजेंट इन, ठीक है। अब आप ये मत कहिए कि क्वेश्चन कैसे हैं, ये क्वेश्चन सब नीट के हैं तो अलग अलग टाइप के आ जाते हैं, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। गैमे आर प्रेजेंट इन लिवरवर्ट्स, मॉसेस, टेरिडोफाइट्स के जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। इसका सही आंसर है लिवरवर्ट्स, ठीक है। अब गैमे क्या होते हैं? गैमे क्या होते हैं? एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये बर्ड जो एसेक्सुअल होते हैं लिवरवर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब की प्रैक्टिस कर लिए, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको कराते रहेंगे। और भी क्वेश्चन है नीट के, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लिए। थैंक